देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए थे। ऑन टू, इन टू, ठीक है। उसके अलावा मैपिंग के बेस पे तो पढ़ा ही था, और इंडिपेंडेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सारी चीज पढ़ लिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस है, वो करने से हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कहीं कहीं बाकी था कंसेप्ट वाइज, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने शायद ये 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, 16, 19 और 20, पहले ये कर लेते। तो ये 7C का ही है शायद, देख लेते हैं एक बार हम लोग का। 7C ही जो है लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें से हम लोगों ने क्या क्या किया, क्योंकि मैंने मिडिल मिडिल से करवाया, तो एक बार देखो देख लेते हैं, तुम लोग भी मुझे बता दो, ठीक है। जैसे 1 हो गया था, 2 हो गया, 3, 4, 5 ये भी हम लोगों ने कर लिया था। 5 के बाद 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11 ये हो गया था। 12 भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया। 13, 14, 15, 16, 17, ये 18 वाला यहाँ पर बाकी है, ठीक है। 18 बाकी है, 19 हो गया है, 19, 20 भी हो गया है, हाँ, 21, 22, 23। अच्छा, ये बाकी है, आई थिंक 24, 25 बाकी है, जिसमें ये एक हम लोग का कॉम्पोजिट फंक्शन है, और ये हम लोग का जो है एक इनवर्स फंक्शन है। तो लास्ट दिन हम लोगों ने दोनों सीखा था, तो चलो पहले 7C का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये होमवर्क भी कर लेंगे, ठीक है। तो 7C में जो क्वेश्चन बाकी है वो पहले कंप्लीट करते हैं। 7C में 3 क्वेश्चन बाकी है। पहला यहाँ पर है, ये 24th नंबर वाला करते हैं, जो कि कॉम्पोजिट फंक्शन पे बेस्ड है। तो देखो यहाँ पर बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर। जी ऑफ एक्स जो है ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। इन लोग को फाइंड आउट करने बोला है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का ही मतलब हो गया कि जी ओ एक्स, यानी ये एक्चुअली कैसे दिया है देखते हैं। जी ऑफ एक्स कर दिया है, तो ये एक्चुअली कॉम्पोजिट फंक्शन, ये इसको लिखने का तरीका जो है ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ये एक्चुअली वो जी ओ एफ यही बताना चाह रहा है, ठीक है। ये एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स होगा। थोड़ा सा इधर जो है देने का, ये थोड़ा इधर उधर कर रखा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। देखो ना, लास्ट दिन मैंने लिखवाया था कि कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे देखने में होता है। मैंने तीनों पैटर्न लिखवाया था, एफ ऑफ जी, ठीक है, जी ऑफ एक्स, हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, जी ऑफ एक्स ऐसा भी होता है, मतलब यहाँ पर एक एफ देना चाहिए था इनको, तो ये पैटर्न सही बन जाए, ठीक है। अच्छा, तो हमें जी और इसमें कॉम्पोजिट करना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये देखो, जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स दे रहा है, तो यहाँ पर क्या देंगे, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हम लोग को पता है एक्स प्लस 3 होता है, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 24 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, ठीक है। 24 का ए हो जाएगा। अच्छा, अब 25th नंबर देखते हैं, जो कि इनवर्स फंक्शन है। चलिए 25th नंबर देखते हैं। 25th नंबर यहाँ पर बोला एफ ऑफ एक्स जो है 1/1 - x, और हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इनवर्स का मैंने रूल्स बताया था, 3 स्टेप में इनवर्स फंक्शन को करना चाहिए। पहले फंक्शन को हमें इन द फॉर्म ऑफ वाई लिखना है, स्टेप 1 में इन द फॉर्म ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स को वाई से भी डिनोट किया जाता है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे वाई इक्वल 1 - x, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे एक्स का डेटा लेके आना है। देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वाई इंटू 1 - x, ये 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, y - y x, 1 हो गया, -y x हो गया, 1 - y, तो x हो जाएगा 1 - y डिवाइडेड बाई माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से माइनस चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया,
y माइनस 1/y, x का वैल्यू। अब लास्ट में हमें क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है x और y में। तो ओवरऑल हम लोग को ये मिला, इसको इंटरचेंज कर देना है, तो y का वैल्यू लिखेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। जहां जहां x है वहां वहां y लिखोगे, जहां जहां y है वहां वहां x लिखेंगे। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाता है। तो x डिवाइडेड बाई हम लोग का क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा एक बार चेक कर लो, 25 का ऑप्शन बी और 24 वाला है ऑप्शन ए। 24 वाला ऑप्शन है, चलो ठीक है। अच्छा अब बाकी आगे का जो भी देखोगे, 25 से आगे जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन हमारे किए हुए हैं एक्सेप्ट ये वाला, ठीक है। 18th नंबर वाला जो कि एक ग्राफ है, ग्राफ को देख के हमें बताना है कि इसमें से कौन सा हम लोग का फंक्शन है और कौन सा हम लोग का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या तुम लोग ट्राई करोगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, कैसे बताना चाहिए? हम तुम लोग को एक हिंट्स देते हैं, अगर ट्राई करना चाहो तो करके देख सकते हो। हिंट्स ये है कि अगर मेरा देखो, अगर मेरा इनपुट रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, इनपुट रिपीट हो जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो मेरा फंक्शन नहीं होगा। इनपुट अगर रिपीट हो जा रहा है तो ये जो ड्रॉ है ये कैसे बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे बना हुआ है। देखो एक्स और वाई के वैल्यू के बेसिस पे, ये देखो मैंने थोड़ा सा इसे जूम कर दिया, एक्स और वाई के वैल्यू के बेसिस पे। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो बना है वो कैसे बना है, एक्स का यहाँ का एक वैल्यू और वाई का यहाँ का वैल्यू को लेके, ठीक है। एक्स और वाई का यहाँ का और यहाँ का वैल्यू, मान लो ये x1 है ये y1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हुआ है। अच्छा अब ये वैल्यू कैसे बना है बोलो, तभी तुम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा फंक्शन होगा। मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया, मान लो ये पॉइंट को हम लोग x1 x2 x3 लिख रहे हैं, ठीक है, हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे, इसको y2 दे देते हैं और यहाँ पर y3 दे देते हैं। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ये कैसे बना है, x1 कॉमा y1 करके। तुम लोग मुझे बताओ कि ये वाला पॉइंट कैसे बना है, ये बताओ। मतलब कौन कौन से पॉइंट को लेके बना, ये जो बना है ना ये कौन कौन से पॉइंट को लेके बना, मतलब क्या देख के ये बना। x1 y2, x1 y2। हाँ x1 और y2 को लेके बना, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा अब ये वाला बताओ कैसे बना है, x1 और y3 को लेके, एंड सो y3 ऑन। अब मुझे बोलो कि अगर ऐसा चल रहा है, क्या ये वाला ग्राफ हम लोग का फंक्शन होगा? नहीं। नहीं होगा, No, क्योंकि ma'am. हाँ क्योंकि हम लोग का फर्स्ट वाला रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। सेम तरीके से तुम लोग इसका भी देखोगे तो ये कैसे बना है, x2 y1, ठीक है। वैसे तो इससे डिसाइड हो ही गया कि ये मेरा फंक्शन नहीं है, फिर भी जब यहाँ देखोगे तो x2 y2, ठीक है। ये देखो x2 y2, तो क्या है ना, हमें कुछ भी दे सकता है। देखो हमें थोड़ा सा समझ लेना है कि क्या हमारे कंसेप्ट क्या है फंक्शन के ऊपर, कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, वो प्रोसेसिंग वाला कि रिलेशन वाला। तो उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे। अब ड्रॉ है तो फिर कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हमें देखना चाहिए, मतलब एक्स कॉमा वाई बेसिस पे हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो इसीलिए ये वाला हम लोग का फंक्शन नहीं है, ये वाला, ठीक है, ये हम लोग का फंक्शन नहीं है। आंसर ये होगा, वो हम लास्ट में बताएंगे, पहले ये दोनों को बताएंगे कि ये दोनों क्यों ग्राफ नहीं है। तो तुम लोग फिर से मुझे बताओ कि ये दोनों में ग्राफ की जैसे सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कट लगा है, एक्स का ये पॉइंट के लिए वाई का हम लोग का ये वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर देखो एक्स के इस पॉइंट के लिए वाई का ये पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो एक्स के ये पॉइंट के लिए वाई का ये पॉइंट होगा, एंड एक्स के इसी पॉइंट के लिए वाई का ये पॉइंट भी होगा, समझो। फिर देखो एक्स के इस पॉइंट के लिए, थोड़ा सा पीछे चला गया, ये देखो एक्स के इस पॉइंट के लिए वाई का ये पॉइंट एंड ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको x1 x2 x3 x4 देते हैं और इसको हम देते हैं y1, ये जो है थोड़ा सा ये नीचे, ये y2 मान लो, ये y2 है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, ये y3 और ये देखो y4 ऐसा है। तो हम लोग का जो कोऑर्डिनेट है कैसे बन रहा है, देखो x1 y1 बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसके बाद जैसे x2 y2 बन रहा है, चलो यहाँ तो रिपीट नहीं हो रहा है। फिर देखो x3 और ये देखो x3 और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा y1 के नीचे, ये देखो ये वाला पॉइंट है ना।
y1 के नीचे आ रहा है, मतलब x3 और y का कुछ एक वैल्यू आ रहा है, जिसको क्योंकि यहाँ पर मैंने y1 नाम दे दिया, इसको फिर y2 दे दो, इसको y1 दे दो तब भी चलेगा। तो ये y1 हो जाएगा, ये y2 और इसको फिर y3 कर दो। ये देखो x3 y1 और x3 के साथ ये वाला भी आ जाएगा, ये y4 हो जाएगा। देखो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ थोड़ा हेजी हो गया। अगर हम क्लियरली बताएं तो सीधा बात इतना ही है कि कहाँ रिपीट हो रहा है वो हमें समझना चाहिए, कि रिपीट कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो वो हम लोग का कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि देखो सबसे बेस्ट यहाँ पर दिखाते हैं, इसके लिए ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे ही ये चीज बना तो रिपीट हो गया ना, ये पॉइंट के लिए ये भी आएगा, ये पॉइंट से ही ये बना है तो रिपीट हो गया। और जैसे ही ये रिपीट हो गया तो ये हम लोग का फंक्शन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब डी में देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं। डी में जैसे मान लो एक्स का ये पॉइंट है, एक्स का ये पॉइंट है और एक्स का ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये y1 और इसको y2 दे देते हैं और ये ऊपर वाला मैंने y3 दे दिया, ये x1 ये x2 ये x3। अब देखो कैसे करके पॉइंट्स बने होंगे, देखो ऐसे एड ऑन करो तो x1 y1 एक बना है, x1 के लिए ये y1, ठीक है। अच्छा, फिर देखो x1 के लिए y2 बना है, ये देखो ये तो बना ही है पॉइंट, ये जो पॉइंट बना है x1 y1 करके ऐसे। और ये जो पॉइंट बना है ये देखो x1 और y2 होके बना है, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला और ये वाला, ये जो पॉइंट है ये कैसे बना है, देखो x2 y2, ठीक है। और x2 y3, ये देखो, और एक इधर लिखते हैं x2 y3, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखो समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट से ये भी बना, ये भी बना, ये पॉइंट से ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो हो रहा है ना x का रिपीटेशन। और जैसे ही फर्स्ट वाला एलिमेंट रिपीट होगा तो वो हम लोग का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब नन ऑफ दिस का तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो सी नहीं हो रहा है, डी नहीं हो रहा है, तो आंसर बी ही होगा। अब बी में देखो चेक करके कि हर एक एक्स के पॉइंट के लिए अलग वाई का पॉइंट है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक्स का जो भी पॉइंट है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इस तरीके से चेंजेस है, ठीक है, चेंजेस है। रिपीट कहीं पर भी तुम लोग को नहीं दिखेगा। अगर तुम लोग पॉइंट प्लॉट करके इस तरीके का ड्रॉ करोगे तो देखना कि कहीं पर भी रिपीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सिंपल सा बात है, देखो पर ये जो बनना है यहाँ, यहाँ से लेके पॉइंट चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा साइड में करके दिखाते हैं, जैसे ये देखो इसके लिए ये वाला, फिर ये हर एक एक्स के लिए अलग, हर एक वाई का अलग एक्स, ठीक है, हर एक वाई के लिए अलग एक्स है, सेम एक्स नहीं है। तो इसके लिए हम लोग का ये 18 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे जो है हम लोग के रिपीट हो जा रहे हैं, तो 18 का आंसर बी लिखो। जो ग्राफ बी है वो फंक्शन नहीं है, सॉरी फंक्शन है, बाकी फंक्शन नहीं है। बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी सभी ड्रॉ वन टू मेनी हो रहा है, ठीक है। वन टू मेनी कौन कौन सा ड्रॉ हो रहा है? ए सी और डी, ये सारे ऑप्शन वन टू मेनी हो रहा है, तो नॉट ए फंक्शन, ठीक है। और बी ऐसा है जिसमें हम लोग का मेनी टू वन हो रहा है, ठीक है। वन टू वन, वन टू वन भी हो सकता है, ठीक है, वन टू वन भी होगा, शायद वन टू वन ही होगा। तो जो भी हो, ये फंक्शन है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। अब इसको देखना है कि वन टू वन ही हो रहा है कि मेनी टू वन भी जा रहा है, वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ से तो आंसर मिल जा रहा है, तो अभी और इसके अलावा और कुछ नहीं देखेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। हो गया 7C हम लोग का कंप्लीट, जो भी बाकी था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे जो 7B वाला है उसमें हम लोग का क्या बाकी। 7B में ये देखो फिर से ये इनवर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें कुछ लॉग भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम बताते हैं। देखो लॉग भी थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट क्लास में कर लिया था हम लोगों ने। 9 नहीं हुआ है, ठीक है, 9 नहीं हुआ है, 10 लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने। 10 11 12 13 ये सब किया था, ठीक है। नहीं, 12 13 14 यही शायद हम लोगों का बाकी था। ये देखो, नहीं 16 19 20 12 13 14 किया था शायद। हाँ, ये देखो 12 13 और यहाँ पर 13 तक ही, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 9 वाला, ये हम लोगों ने पहले नहीं किया।
7b का 9। सेवन बी का 9th नंबर देखो, इसमें क्या बोला है, लेट द डोमेन ऑफ एक्स। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट। तो डोमेन ऑफ एक्स मतलब एक्स जो डोमेन है उसका वैल्यू 1 है, मतलब इनपुट हम लोग का 1 ही है। ठीक है, अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिव्स वैल्यू इक्वल टू 1, मतलब इसमें से कौन सा फंक्शन का आंसर भी 1 होगा। फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा, फंक्शन का वैल्यू 1 आने का मतलब आउटपुट 1 आएगा। तो इनपुट 1 देने से आउटपुट 1 आएगा। क्वेश्चन का मतलब ही यहाँ पर मेन है कि समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमें यही बोल रहा है कि अगर मेरा डोमेन 1 है, डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू जो है वो मेरा 1 है, मतलब मुझे इनपुट 1 देना है। तो कौन से फंक्शन में ये इनपुट 1 डालने से हम लोग को आउटपुट भी फंक्शन का 1 मिलेगा, तो ये तुम लोग देख के ही बता सकते। मैम आंसर ऑप्शन ए। नंबर 1। हाँ ए। ऑप्शन हाँ ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए होगा। ए, ठीक है। देखो ए में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ 1 दे दो। और जी ऑफ एक्स एक्स है, तो जी ऑफ 1 1 हो गया। ठीक है, बाकी किसी में भी नहीं आएगा, तुम लोग देख सकते हो। ये देखो इसमें 1 आया, लेकिन इसमें जैसे ही 1 माइनस 1 दोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें दोगे तो मोर देन 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 2 4। ठीक है, और ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया ए, आसान है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद 10th नंबर हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा अगर मेरा कुछ भी स्किप हो रहा है ना, जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि 10th नंबर कर लिया था, क्योंकि मेरे पास भी ना सीक्वेंस में तो लिखा हुआ है नहीं, हम भी जो है याद करके ही बोल रहे हैं, तो तुम लोग मुझे बताना कि अगर कुछ छूट रहा है। 10 11 ना ये हम लोगों ने पहले ही किया था। अब 12 13 भी हम लोगों ने किया, थोड़ी देर पहले चेक किया। 14th नंबर भी हम लोगों ने किया था, नहीं याद है मुझे 14th नंबर किया था बोल के, मुझे याद नहीं है। चलो 14th नंबर पे यहाँ पर बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 टू दी पावर एक्स। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को बोला है कि ये फंक्शन कैसे होगा, 1 1 मैपिंग, 1 मेनी मेनी 1 या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो फिर तुम लोग को यहाँ पर कुछ वैल्यूज को लिख के करना चाहिए। जैसे अगर तुम लोग इसमें 1 देते हो तो क्या क्या पेयर मिलेगा, इसमें 1 दिया तो 2 टू दी पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। और क्या मिलेगा, जैसे अगर 0 देते हो तो कितना मिलेगा, 2 वन। टू दी पावर 0 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा और कुछ दे दो जैसे कि मैम मैंने माइनस, होगा। हाँ मेनी टू 1, अगर 2 देते हैं तो हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सो ऑन चलता जाएगा। तो ये देखो ये फंक्शन तो बनेगा, क्योंकि सेम इनपुट के लिए जो है ये देखो इनपुट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मेनी टू 1 हो जाएगा। जैसे कि मेनी टू 1 क्यों हो रहा है, जैसे कि -2 दोगे, अच्छा ये मेनी टू 1 होगा, वन देखो वन होगा। 1 1 होगा। ठीक है, मेनी टू 1 तो नहीं हो रहा है। मेनी टू 1 तब होगा ना अगर सेम इनपुट के लिए हमें दो आउटपुट मिले। जैसे देखो ये क्योंकि 2 टू दी पावर -2 तो 4 नहीं होगा ना, 1/4 हो जाएगा। ये देखो -2 देने से 1/4 हो जाएगा, अगर 4 होता तो ठीक है तब चलता। तो ये 1 1 होना चाहिए, 1 टू 1। ठीक है, 1 टू 1 होना चाहिए, मतलब ये हम लोग का ए 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर, मुझे आंसर्स ना याद नहीं है। ठीक है, सही बात, फिर भी जस्ट टिक करनी चाहिए। हाँ एक, अच्छा फिर देखो यहाँ रेंज आ गया है। ठीक है, रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए हम पहले बताते हैं कैसे करके होगा। और उसके पहले कुछ इनवर्स फंक्शंस वाला क्वेश्चन है वो भी दिखा देते हैं। जैसे देखो इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x, मतलब फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 2x, हमें इसका इनवर्स यानी ऑपोजिट निकाल के दिखाना है। ये रेंज वाला सिखाते हैं, उसके पहले हम थोड़ा ब्रैकेट का डिटेल्स बता देंगे फिर हम समझेंगे। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन 16 वाला, इनवर्स फंक्शन हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 2x है,
तो इनवर्स फंक्शन 3 स्टेप में निकाला जाता है। पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करो तो y इक्वल 2x, फिर x का वैल्यू को x इक्वल समथिंग करना है, जो भी रहेगा x लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बाकी इधर होगा। फिर x और y को इंटरचेंज कर देना है, मतलब यहाँ y इक्वल x/2 लिख देंगे। तो ये मेरा बन गया एफ ऑफ एक्स का इनवर्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम लोग का आ जाएगा x/2। 16 का आंसर होना चाहिए x/2, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन बी है जी। अच्छा, इसके बीच में हमारा ये 15 बाकी है। अच्छा, 17, 18, ये क्या हम लोगों ने किया था? सेवनटीन, 18 नहीं, क्योंकि मैंने तो कॉम्पोजिट यहाँ सिखाया, फिर एग्जाम्पल करवाया तुम लोगों से, फिर 12, 13 किया था। ठीक है, चलो 17, 18 नहीं किया, चलो बताइए। यहाँ भी कॉम्पोजिट है क्योंकि थोड़ा इधर उधर करके दिया हुआ है। 17 कॉम्पोजिट फंक्शन, देखो इसमें क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स x+3 और जी ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब बोला है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा, निकालो कितना होगा, पहले कैलकुलेट करो फिर हम लोग। तुम लोग फाइंड आउट करके बताओ। आंसर ए होगा। सर ए, 17 का आंसर है x² + 3। ठीक है, देखते हैं। हम लोग को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करना है, मतलब एफ इनपुट उसमें जी ऑफ एक्स का जाएगा, तो एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह जी ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो इनपुट डालोगे राइट हैंड साइड में भी उसी को डालो। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब जी ऑफ एक्स हम लोग को पता है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3, ऑप्शन ए। हाँ सही बात, ऑप्शन ए। देखो ये काफी आसान है, फंक्शन में इस तरीके का क्वेश्चन आए, स्पेशली कॉम्पोजिट फंक्शन वगैरह, तो ये काफी आसान। तो फिर 17 के बाद 18th नंबर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+3 लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल x+3, जी ऑफ एक्स जो है वो है हम लोग का एक्स का स्क्वायर। फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ, देखो सही लिखूंगी, हाँ कैलकुलेट। मैम ऑप्शंस क्या क्या है? ये सब सी होगा। सी, देखते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, x+3 और x का स्क्वायर, तो x³ + 3x, x³ + 3x, हाँ ऑप्शन ये हो जाएगा। सिंपल, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखो, जी ऑफ एक्स का वैल्यू लिखो, फिर कैलकुलेशन करो। अगर कैलकुलेटेड आंसर अगर इतना ही है तो इतना रख देना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में रहेगा वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद 19 है जिसमें इनवर्स बोला है, लेकिन उसमें लॉग है। ठीक है, तो हम लॉग जो है जिन्होंने पहले कर लिया है उनको तो मतलब पता है, लॉग का आइडिया है, लेकिन अभी तक मैंने जिनको एक बार भी लॉग नहीं करवाया, मतलब लॉग नहीं हुआ है जिनका, उसके लिए हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, क्योंकि इसमें ना 2-3 लॉग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉग जो है, जब डिटेल्स लॉगरिदम चैप्टर है सभी का है, ठीक है, तो लॉगरिदम करवाएंगे तब देखोगे। ठीक है, बाकी जिनका मैथ्स वगैरह था 11, 12 में, तो उनको तो पता होगा। लॉगरिदम को हम लोग शॉर्ट में लॉग, ठीक है।
अब लॉग का कंसेप्ट क्यों आया था हम बताते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम लोग 2 to the power 3 करते हैं, हमें पता है वो एक होता है, लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए कि 2 to the power 5 6 9 1 2 4, इस तरीके का कोई पावर हमें दे दे, ठीक है, तो ये ना कैलकुलेटर पे भी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। या फिर कुछ नेगेटिव में दे दिया, जैसे मान लो -2 to the power 56, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर में ये सब फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए लॉग का कंसेप्ट आया था, ठीक है। अब बात क्या है, लॉग में क्या करना है, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें किस में लिखना है, लॉग में लिखना, ठीक है, लॉग में रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो कैसे करना है, देखो एक्चुअली 2 to the power 3 = 8, इसमें 2 को क्या बोलते हैं, बेस, 3 को क्या बोलते हैं, तो 3 का भी एक नाम है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। 3 का भी एक नाम है, 3 का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर, बोलते हैं 2 the power, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, 2 to the power 3, ठीक है। तो उसमें ये देखो, अब इसी चीज को जब लॉग में रिप्रेजेंट करोगे, लॉग क्या बोल रहा है, लॉग लिखने का सिस्टम ये हो गया, लॉग के यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा वैल्यू और यहाँ पर आएगा पावर, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर लॉग में रिप्रेजेंट करोगे तो वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, लॉग बेस में आ जाएगा 2, वैल्यू में आ जाएगा 8 और यहाँ पर दिखेगा 3, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हाउ मेनी टाइम्स, ये लॉग हमें क्या बता रहा है, ये ही बता रहा है हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई, वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8, ये पूछा अगर जाए तो लॉग हमें आंसर देगा 3 टाइम्स, ठीक है। ये देखो कितने बार हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 8 मिले, 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 8 मिले, तो आंसर हो गया 3 टाइम्स। तो लॉग हमें ये बताता है, ठीक है, बस इतना ही काफी है। लॉग में भी यही इंट्रोडक्शन देते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, वैसे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है, लॉग में फॉर्मूला पढ़ो और फिर लॉग को सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो, लॉग का हमारा क्या जरूरत पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया है, जैसे अच्छा इसके पहले हम तुम लोग को एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा है 2 to the power, मान लो लिखा है 5 = 32, ठीक है। अब तुम लोग इसको लॉग में प्रेजेंट करो, लॉग में प्रेजेंट करोगे तो क्या लिखोगे, अच्छा लॉग को कैसे रीड किया जाता है, log 8 to the base 2, इसको कैसे पढ़ेंगे, हम लिख देते हैं, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे log 8 to the base 2 = 3, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलो इसको अगर लॉग में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे, अभी देखो मैंने log 2 to the base 2 = 5। यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ बेस आ जाएगा, तो यहाँ बेस आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 32 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन याद रखना पड़ेगा, देखो ये यहाँ भी काम आ जाएगा, लॉग चैप्टर में भी काम आ जाएगा। अच्छा, और एक हम लिख रहे हैं लॉग से तुम लोग एक्सपोनेंशियल में जाओ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा log 5, यहाँ पर लिख दिया टू द बेस, यहाँ पर ऐसे लिखा, ठीक है। अब बोलो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है बेस टू दी पावर पावर इक्वल आंसर। अब इस ये सारे डेटा में से बेस जो है उसको बेस में रखो, 3 to the power 3 इक्वल हम लोग का हो जाएगा 27, ठीक है। ये चीज जो है दिमाग में रखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है, ये लॉग में भी रखना है, यहाँ भी तुम लोग का काम आएगा, यहाँ बस इतना जानने से होगा, ज्यादा फॉर्मूले का जरूरत नहीं है। अच्छा एक फॉर्मूला बता देते हैं, log 10 जो है वो ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, वो डिटेल्स लॉग चैप्टर में देख लोगे, अभी यहाँ के लिए जितना सा जरूरी है वो बता रहे हैं। log 10 का वैल्यू फिक्स्ड है, 1 होता है, और log 1 जो है वो हम लोग का 0, ठीक है, log 1 जो है वो हम लोग का
0 होगा। अच्छा, देखते हैं आगे, अगर कुछ और चाहिए तो हम बता देंगे, फिलहाल के लिए इतना हमारा हो जाएगा। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इनवर्स निकालना है, यहाँ एक लॉग का दिया हुआ है, इसीलिए मैंने बताया। अब देखो 19 नंबर वाले क्वेश्चन में h of x log x बेस 10, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है h इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है कि हमें फंक्शन को y के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x की जगह h ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, h हो सकता है, g हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग h ऑफ x को ही y लिखेंगे, क्योंकि जो मेरा फंक्शन है उसी को मुझे y लिखना चाहिए। तो y इक्वल टू log x बेस 10 हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करके मुझे बताओ कि कितना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर कर, जैसे इसको बताएं वैसे ही करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, तो समझ में आए। बोलो कितना लिखो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब बेस टू दी पावर पावर इक्वल वैल्यू। अब ये तो याद रखना पड़ेगा ना, इसमें से ये क्या है, ये क्या 10 to है। the power y equals x. हाँ, 10 to the power y = x, क्योंकि बेस 10 होता है। वो कैसे पता चला, मैंने बताया, देखो यहाँ पर लॉग का बेस ही यहाँ लिखा जाता है, देखो। और यहाँ पर हो गया हम लोग का, यहाँ पर देखो हम लोग का ये बेस हो गया, ठीक है। तो 10 to the power, पावर कौन सा, ये वाला, ठीक है। इधर जो आंसर आता है लॉग का वो पावर होता है, ये देखो, ये जो आंसर आया ये पावर का आंसर आया, मैंने लिखा है, ठीक है। उसको तुम लोग को उसी बेसिस पे चलना है। और ये एक्स हो गया। अच्छा, अब ये बन गया। अब हमारा इनवर्स फंक्शन का रूल्स क्या है कि एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो इसके बाद का स्टेप x इक्वल 10 to the power y। मैंने इसको ना इधर इसीलिए ट्रांसफर किया था ताकि तुम लोग को बताने में आसानी होगा। तुम लोग ऐसे नहीं बता पा रहे हो तो ऐसे लिखोगे तो बता दोगे, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से किया। अब तुम लोग को क्या करना है, सिंपल x और y में इंटरचेंज करना है। तो x के जगह y लिखो, y के जगह x लिखो। तो y इक्वल 10 to the power x। तो 19 का आंसर देखो, 10 to the power x कोई ऑप्शन होगा, ये रहा ऑप्शन। तो ये हम लोग का ऑप्शन बी है। अच्छा, अब हम तुम लोग को ब्रैकेट का यूज जो होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे, थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूज ऑफ ब्रैकेट्स इन सेट। जैसे कि ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है जैसे कि मान लो अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा है, पहले लिख लो फिर हम समझा देंगे एग्जांपल से। a कॉमा b मीन्स दिस सेट कंटेन्स एलिमेंट बिटवीन a एंड b एक्सक्लूसिव ऑफ a एंड b, ठीक है। वैसे देखो ये ऐसे दिया हुआ रहेगा, मतलब इसके अंदर अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं a कॉमा b, ऐसे लिख दिया, इसका मतलब होता है कि ये सेट जो है ये कंटेन कर रहा है एलिमेंट बिटवीन a एंड b एक्सक्लूसिव ऑफ a एंड b, ठीक है। a और b के बीच का एलिमेंट को लेगा बट a b को नहीं लेगा। और इसका ना मैथमेटिकली एक नाम है इस ब्रैकेट का, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल सेट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल सेट, सेट थ्योरी, ओपन इंटरवल सेट। सब फिर नेक्स्ट लिखो स्क्वायर, तीन ही लिखना है ज्यादा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखो
ऐसे अगर दिया हुआ है A कॉमा B मीन्स दिस सेट contains all the elements from A and B inclusive of A and B और इसका नाम होता है क्लोज्ड इंटरवल सेट। अच्छा ऐसे अगर लिखते हैं A कॉमा B मीन्स दिस सेट कंटेन only two elements A and B। only two elements A and B और इसका जो नाम है इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी सेट। ये तो गया हम लोग का डेफिनेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लो हम लोगों ने ऐसे लिखा 3,7 ऐसे करके ब्रैकेट यूज किया और ये लिखा, तो 3,7 मतलब हम लोग ये वाला लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस सेट में दो एलिमेंट है, एक है 3 और दूसरा है 7, ठीक है। ये सेट थ्योरी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी पढ़ा था कि सेट के एलिमेंट्स को जो है ये ब्रैकेट जो है इसके थ्रू से लिखा जाता है। तो 3 और 7 दो एलिमेंट है। अब मान लो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, सेम डेटा लिखा बट मैंने ऐसा ब्रैकेट यूज कर दिया। इसका मतलब हो गया कि इसमें इट इंक्लूड्स, ऐसे लिख सकते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम 3 to 7 inclusive of 3 and 7। मतलब यहाँ पर जो है 3-7 तो वैल्यू इंक्लूड हो ही रहा है, साथ ही साथ 3 से 7 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज होंगे जैसे 3.001 जितने भी रियल वैल्यू, ठीक है, जो भी आएगा 3 से लेके 7 के बीच में इंक्लूडिंग, मतलब ये जो बाउंड्री है ये 3-7 ये पूरा बाउंड्री जो है इस तरीके से कवर होता है, ठीक है। इसके बीच का जितना नंबर और इंक्लूडिंग 3 और 7, ठीक है, ये हो जाता है हम लोग का इस तरीके का जब ब्रैकेट यूज होता है। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट मींस दिस सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी इंक्लूसिव ऑफ ए एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग ऐसे 3,7 तो इसका मतलब क्या होगा, 3,7 इट इंक्लूड्स all values from 3 to 7 excluding 3 and 7। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है पता है? इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये स्टार्ट 3 से हो रहा है, एंड 7 में होगा और सारे बीच के एलिमेंट्स को भी लेगा। और इसमें जो है स्टार्ट 3 से होगा, 7 में खत्म होगा, बीच के सारे एलिमेंट को लेगा लेकिन 3 और 7 को नहीं लेगा। तो इट इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम 3 to 7 excluding 3 and 7 और इट इंक्लूड्स ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम 3 to 7 इंक्लूसिव ऑफ 3 and 7, 3 and 7 को इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ओनली एलिमेंट्स 3 and 7, ये जो दिख रहा है ना इसका मतलब हो गया सिर्फ 3 और 7 और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर मींस दिस सेट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब है 3 and 7 ओनली। इसमें क्या दिख रहा है, 3 and 7 ओनली, ठीक है।
अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये सीख के हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, अभी क्वेश्चन देखने से तुम लोग को समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये 20 वाला ही देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बता, तो देखो इसमें बोला है हम लोग को, for the function h of x equal 10 to the power 1 plus x, the domain of real values of x where 0 less than equal x less than equal 9। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, तो इनपुट का रेंज जो है वो 0 लेस देन x लेस देन 9 है, मतलब 0 से स्टार्ट करके 9 तक जाएगा। द रेंज कितना होगा, रेंज यानी कि हम लोगों का जो आउटपुट है वो कितना होगा हमें पूछा है, ठीक है। तो हम एक बार फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन हम लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन हम लोग को बोला है h of x, h of x equal 10 to the power 1 plus x, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग को बोला है कि इसका जो डोमेन है वो है x, डोमेन को x से डिनोट किया गया क्योंकि हमें पता है डोमेन का मतलब इनपुट होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको हम लोग x से ही डिनोट करते हैं। तो डोमेन x का जो वैल्यूज है वो कैसे चल रहा है, 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि रेंज, रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो ऐसी चीज, ऐसे कैलकुलेशंस को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये जो डोमेन है, डोमेन 0 से शुरू होगा 9 पे खत्म होगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि फिर इस डोमेन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू क्या है। वैसे तो 0 से लेके 9 तक चलेगा, 0 1 2 3 1.1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या। मैक्सिमम 9 और मिनिमम 0। मैक्सिमम 9 होगा और मिनिमम 0, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट है जो कि सबसे लोअर वैल्यू है, और एंड जो है वो 9 पे है जो कि सबसे बिगर वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें जो है रेंज का, देखो यहाँ ना, देखो आंसर्स कैसे दिया हुआ है, रेंज को भी ना ऐसे बता दिया है जो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो शुरू कहाँ से होगा, 0 देने से जहां जो आएगा वहीं से शुरू होगा, और 9 देने से जो आएगा वहां पर खत्म होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स में हम लोग सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को दे के देखेंगे, कोई सा भी दे सकते हो, पहले मैंने मिनिमम ही दे दिया। तो 10 टू दी पावर 1 प्लस 0, तो इसमें 10 टू दी पावर 1 हो गया, और जब 9 दे रहे हैं तो 10 टू दी पावर 10 हो गया, ठीक है, 0 लिख दिया, 10 टू दी पावर 10 हो गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका, ये तो इनपुट का हो गया ना, डोमेन जो है ये मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना हो सकता है। और रेंज का अगर बोले तो रेंज हम लोग का मैक्सिमम जा कितना तक सकता है, 10 टू दी पावर 10, क्योंकि 9 देने पे 10 टू दी पावर 10 आया, और मिनिमम कितना हो सकता है 10 टू दी पावर 1 यानी कि 10, ठीक है। अब इस चीज को अगर तुम लोग को ऐसे लिखना है तो कैसे लिखोगे, बोलो तो बिना देखे बताओ कैसे लिखो, ऐसे करके अगर लिखना है, अच्छा ठीक है, देख के ही बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, देख के ही बता दो कौन सा ऑप्शन, ए। ए होगा, ठीक है। देखो, क्योंकि हमें लिखना कैसे है, देखो लिखना तो ऐसे है ना, मेरा जो, देखो कैसे लिखा जाता है, मिनिमम इधर होता है तो मिनिमम इधर लिखो 10, ठीक है, लेस देन इक्वल, यहाँ पर एच ऑफ एक्स लिख देंगे। एच ऑफ एक्स का मतलब ही वाई होता है, और वाई का मतलब ही क्या होता है, रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल कितना हो गया, 10 टू दी पावर 10, मतलब ये एच ऑफ एक्स यानी जो रेंज बताता है हमें, ठीक है, क्योंकि यही हम लोग का वाई है, तो रेंज हमें क्या बता रहा है, 10 या 10 से कम होके 10 टू दी पावर 10 तक जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, देखो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 0 नहीं, मिनिमम तो 0 नहीं है, मिनिमम मेरा 10 है, 0 तक नहीं जा रहा है, सबसे कम 10 तक जा रहा है, तो ये नहीं, इसमें भी वही 0 लगा दिया, ये नन ऑफ दिस है, तो ये सही लिखा हुआ है, तो इसी का आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज समझ में आया, अच्छा ब्रैकेट का यूज कभी समझ में नहीं आया क्योंकि ये क्वेश्चन ब्रैकेट पे बेस्ड था नहीं,
ठीक है, अगर कोई ब्रैकेट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखते हैं, आएगा है, इसीलिए मैंने कर दिया 18। हाँ, ये देखो, हम लोग का 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया। अब ये 15 वाला देखो, इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है हम लोगों को द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का जो रेंज है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इसका रेंज जो है फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 9 इज, इसका रेंज क्या होगा ये पूछ रहा है, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा अगर उसका डोमेन जो है वो रियल वैल्यूज को कंटेन करता है, और रियल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, हम लोग को बताना है इसका रेंज कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर आंसर्स तुम लोग देख रहे हो, ब्रैकेट ब्रैकेट लगा हुआ है, कहीं ऐसा ब्रैकेट है, कहीं ऐसा ब्रैकेट है, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन को करके कैसे है। हम लोग को यहाँ पर डोमेन बोला है, क्वेश्चन में रियल वैल्यूज है, मतलब रियल नंबर्स, रियल वैल्यूज का मतलब रियल नंबर्स, और कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो भी बता। 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 9, 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 9, ठीक है। और हम लोग को फंक्शन जो दिया है लॉग, यहाँ लॉग भी है, ठीक है, बेस 10 1 प्लस एक्स। अब मैंने अभी सिखाया कि हम लोग को रेंज कैसे फाइंड आउट करना होता है, रेंज हमें निकालना है, तो हमें देखना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम डोमेन का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जो डोमेन है उसका मैक्सिमम क्या है वैल्यू और मिनिमम क्या है, तो वो तुम लोग को ये जो रेंज है, मतलब ये रेंज का मतलब हम वो रेंज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, फंक्शन का रेंज, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक, इसका जो शुरुआत और एंड है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम क्या लेंगे वो। 9 और 0। 9 और 0, ठीक है। अब एक बार 9 पुट करके देखेंगे, एक बार 0, तो कोई भी पुट करके देख सकते हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ 10 बेस 1 प्लस एक्स। अब इसमें हम सबसे पहले 0 पुट कर लेते हैं, तो मेरा आ जाएगा लॉग बेस 10 और एक्स की जगह 0 आ गया, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और ये 1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर तुम लोगों ने लिखा है जो मैंने लॉग समझाया वहां पर मैंने ये वैल्यूज लिखे हैं कि लॉग 1 कोई भी बेस हो ऑलवेज क्या आंसर देता है, 0। इसी लॉग 1 0। हमेशा। हाँ, ये देखो मैंने अभी लिखा है, जिन्होंने पहले कभी लॉग किया है या मेरे पास हो गया है उनको तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैंने बताया लॉग 1 एनी बेस 0, लॉग 10 एनी बेस 1। ये सबको नहीं पता है तो कैसे आंसर होगा, लेकिन बस इतना ही याद रखना है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें लॉग नहीं पता है तो हमें ये नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं, ये फिक्स्ड है। लॉग चैप्टर भी जब करोगे लॉग 1 0 ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है। ये डोमेन हो गया। अब यहाँ रेंज लिखते हैं, ठीक है, तो रेंज का मैक्स और मिन, तो मिनिमम हम लोग का आ गया 0, ठीक है, रेंज भी 0 आ गया। अच्छा, फिर एफ ऑफ एक्स लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर पुट करते हैं 9 लॉग बेस 10 9 1 प्लस 9, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। बोलो इसका आंसर क्या होगा, लॉग 10 बेस 10, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अच्छा, अब इसको लिखोगे कैसे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग पैटर्न में दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर होगा ये बता सकते हो? इसका मतलब क्या होगा, ए, हाँ सही मैम है, ऑप्शन ऑप्शन ए। क्योंकि अगर हम लोग इसको उस तरीके से ना लिखते तो नॉर्मली कैसे लिखते, तो नॉर्मली अगर हमें रेंज को डिफाइन करना होता तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर कम सबसे मिनिमम वाला लगाते 0 लेस देन इक्वल एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल 1, ये एक पैटर्न होता है लिखने का, मे बी आंसर ऐसे ऑप्शंस में भी जा सके। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेंज का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच के वैल्यूज को कवर करेगा, साथ ही साथ 0 और 1 को कवर करेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल है, मतलब 0 से वैल्यू कम है
एंड मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ना। देखो इसको अगर स्प्लिट करोगे तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू वन, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो और जीरो से ज्यादा और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वन और वन से कम, लेकिन जीरो और वन भी हो रहा है तो इंक्लूडिंग हो रहा है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग हो रहा है मतलब मुझे लिखना चाहिए जीरो वैल्यूज बिटवीन जीरो एंड वन इंक्लूसिव ऑफ जीरो एंड वन। तो उसके लिए हमें कौन सा ब्रैकेट यूज करना चाहिए, ये वाला, इट इंक्लूड्स ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम 3 to 7 इंक्लूसिव ऑफ 3 and 7। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसे। तो जैसा देखो क्वेश्चन रहेगा ना वैसा चीज हमें यूज करके जो है करना है, नहीं तो हम लोग ऑप्शन में टिक कैसे करेंगे। तो ये जीरो और वन, इसका मतलब हो गया कि values including 0 and 1 and values also between 0 and 1। ठीक है, all real values between 0 and 1। ये टू का तो कोई कंसेप्ट आया ही नहीं, तो टू तो होगा नहीं। और ये जो सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसमें दो ही एलिमेंट कंटेन हो रहा है, जीरो और वन। ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ पर सिर्फ जीरो वन एलिमेंट नहीं है, जीरो से लेके वन तक का सारा एलिमेंट सारे। ये हो गया हम लोग का 15 14 हम लोगों ने कर लिया, 13 12 11 10, ये 9 भी कर लिया, 7 6 ये सब तो पहले ही कर लिया था, 5 4 3 2 1 ये सब भी। यहाँ पर ये आई थिंक फुल्ली कंप्लीटेड था, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस था नहीं कि जो दूसरे किसी टॉपिक के साथ मैच हो रहा हो, इसीलिए हम लोगों ने रख दिया है। नहीं, और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भी बाकी था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर तुम लोग को कुछ दिख रहा है कि बाकी रह गया है तो मुझे बताओ। ठीक है, मुझे जितना दिख रहा है बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैंने बीच बीच से करवाया ना, तो मुझे भी ना ध्यान नहीं है। ए तो फुल्ली कंप्लीट है मुझे पता है, क्योंकि उसमें कुछ वैसा क्वेश्चन था नहीं। बी और सी का ही मुझे थोड़ा डाउट है कि अगर कुछ रह गया हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ रह गया। डोमेन ये सारी चीजें कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखो हम लोग का फंक्शन सेट रिलेशन फंक्शन तीन टॉपिक हम लोगों ने अभी कवर किया। ठीक है, तीनों टॉपिक जो है हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखो टॉपिक है लिमिट। ठीक है, अब हमें लिमिट पढ़ना पड़ेगा। तो लिमिट जो है, पहले इसका थोड़ा कंसेप्ट बताते हैं कि लिमिट क्या होता है। देखो ये ना मतलब थोड़ा सा अलग तो है, इतना हम बोल सकते हैं, मतलब एकदम एग्जैक्ट बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ज्यादा डेप्थ में भी हमें नहीं जाना है। ठीक है, साइंटिफिकली ये ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो भी हमें दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। फिर ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार लिमिट क्या है, लिमिट ये सीख लेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा तुम लोग को ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। तो देखो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का हमें लिमिट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। लिमिट किस चीज का निकालेंगे, फंक्शन, इसीलिए फंक्शन के बाद ही इसे हमें पढ़ना चाहिए। अगर हमें फंक्शन नहीं पता है तो फिर लिमिट समझने में मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को तो फंक्शन पता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस। ठीक है, अच्छा अब मैंने मान लो ऐसे लिखा। ठीक है, अब नया चीज बता रहे, लेट एक्स, ऐसे एरो देके थ्री लिखो, इसको बोलते हैं एक्स टेंड्स टू थ्री। इसको कैसे रीड करना है, रीड एज लिख देते हैं एक्स टेंड्स, TENDS। ठीक है, एक्स टेंड्स टू, ठीक है, दैट इज, उसका मतलब टेंडिंग टू थ्री, मतलब एक्स का वैल्यू जो है वो थ्री के तरफ अप्रोच कर रहा है, पूरा थ्री नहीं है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेंड्स टू। ठीक है, तो एक्स अप्रोचेस थ्री। ठीक है, अच्छा इसका मतलब होता है इट मीन्स एक्स टेक्स वैल्यू
क्लोजर एंड क्लोजर टू 3 फ्रॉम आइदर साइड। बताते हैं ये क्या। देखो हम ज्यादा डेप्थ में नहीं बताएंगे और एकदम ऊपर ऊपर भी नहीं बोलेंगे ताकि कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा ना हो, ठीक है। जितना हमें चाहिए उतना ही बताएंगे, ज्यादा ऐसा नहीं कि तुम लोग के लिए ओवरलोडेड हो जाए। तो यहाँ पर देखो फंक्शन मैंने एक लिया x+4। अब मैंने बोला कि इस फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि बोल दिया कि x टेंड्स टू 3, मतलब ये x का वैल्यू, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन का कोई वैल्यू होता है, जैसे कि f ऑफ x का एक वैल्यू बोल दिया, जैसे f ऑफ 2, तो 2+4 कर दी 6 हो गया। तो उसमें हो गया कि x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 है। यहाँ पर बोल रहे हैं एग्जैक्टली 2 नहीं है, क्यों? क्योंकि टेंड्स टू का मतलब ही होता है कि x का वैल्यू जो है वो उतने तक जा रहा है जितना टेंड्स टू है, तो 3 की तरफ अप्रोच हो रहा है। अब देखो लिखा हुआ है, इट मींस x टेक्स वैल्यूज क्लोजर एंड क्लोजर टू 3 फ्रॉम आइदर साइड। अब आइदर साइड का मतलब क्या होता है, तो देखो जो हम लोग का नंबर लाइन होता है ना, बचपन में तुम लोगों ने नंबर लाइन किया मतलब, तो बीच में 0 होता है और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो हम कुछ डेटा यहाँ पुट कर रहे हैं, 1 2 3 4, इधर इंफिनिटी पॉजिटिव वाला और इधर इंफिनिटी नेगेटिव वाला, और इधर भी कुछ डेटा पुट कर रहे हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अच्छा अब आइदर साइड का मतलब क्या हो गया, देखो अगर मुझे इस नंबर लाइन को लेके एक 3 तक जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरा वैल्यू क्या है, 3 के आसपास है, क्लोजर टू 3 है, ठीक है, क्लोजर टू 3 है। तो हम 3 के पास कैसे जा सकते हैं, हम ऐसे जा सकते, ठीक है, ऐसे करके हम 3 के पास आ सकते हैं, या फिर ऐसे जा सकते, ठीक है। ये दोनों तरीका देखो, ऐसे जा सकते हैं, ये ऐसे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं नंबर लाइन का, और राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, क्योंकि पेज का ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और पेज का ये जो है ये राइट हो गया। क्या ये लेफ्ट राइट कोई काम आएगा? आएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, जितना भी है उतना ही पढ़ाएंगे। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जब हम लोग 3 के इधर आ रहे हैं, ठीक है, तो यही बोल रहा है आइदर साइड का मतलब यही होता है, इधर से और इधर से, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं, ठीक है, क्लोजर वैल्यू तक जाना है, ठीक है, क्लोजर, तो क्या वैल्यू हो सकता है, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो क्या वैल्यू हो सकता है। चलो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे कि देखो एफ ऑफ एक्स मैंने फंक्शन लिया है x+4, ठीक है, मुझे x का वैल्यू एक बार लेना है क्लोजर टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, और मतलब राइट हैंड साइड इन द सेंस कि ये जो नंबर लाइन है इसका, और यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो देखो जैसे अगर हम लोग यहां से जा रहे हैं, लाइक हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो 3 का सबसे क्लोजर वैल्यू क्या हो सकता है, 2.9 2.99 2.999, 3 का क्लोजर वैल्यू। तो इधर से देखेंगे, ये जो है इधर से देखेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो हम 3 वैल्यू ले रहे हैं, 2.9 हो सकता है, 2.99, और भी क्लोजर चाहिए तो 2.999। अब बहुत सारा डेटा तो लिखना पॉसिबल नहीं है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है ताकि तुम लोग इस चीज को समझ पाओ कि क्लोजर वैल्यू का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जस्ट 3 हो जाएगा थोड़ी देर में ही, ठीक है। लेकिन क्योंकि 3 नहीं है, अगर लिमिट निकाल रहे हैं और टेंड्स टू 3 है, मतलब वैल्यू 3 नहीं है, ये पक्का है, 3 के आसपास है। अब आसपास लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो अगर 2.99 लेते हैं आसपास का वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर होगा ये देखो 2.9 + 4 यानी कि 6.9, ठीक है। अभी ना सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं अभी सुनते जाओ, फिर समझ में आएगा कि इसका कैलकुलेशंस वगैरह कैसे है। 2.99 + 4, तो यहाँ पर हो गया 6.99, ठीक है। अच्छा और इधर देखो 2.999 + 4 यानी 6.999, ठीक है ये। अच्छा अब सेम तरीके से हम यहाँ पर लिखा,
अब सेम तरीके से यहाँ पर देखो एक्स और एफ ऑफ एक्स, थोड़ा ऊपर लिख लेंगे तो जगह नहीं होगा, यहाँ भी हम 3 वैल्यू लेके ही दिखा, एक्स और एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी हम 3 वैल्यू लेके दिखाते, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू कैसे लेंगे पता है? इधर वाला मैंने कौन सा लिया, लेफ्ट हैंड साइड से जो क्लोजर था, राइट हैंड साइड से क्लोजर वैल्यू क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड से सबसे क्लोजर वैल्यू कितना है? 3.1। 3.1 ले सकते हो, और भी क्लोजर ले लेते हैं 3.01, ये ले लेते हैं, और भी छोटा हो जाएगा, एकदम क्लोजर वाला वैल्यू लेते हैं 3.01। 3.1 भी सही आंसर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सही नहीं है, वो भी सही है। फिर देखो 3.001 ऐसे ले लो, और भी क्लोजर चाहिए 3.0001 ऐसे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितना आएगा, तो देखो इस फंक्शन में इसको पुट करते हैं, तो 3.01 प्लस 4, ये आ गया हम लोग का 7.01। अच्छा 3.001 प्लस 4 तो कितना आ गया? 7.001, 001। और अगर हम लोग 3.0001 प्लस 4 करते हैं तो ये हो गया 7.0001, ठीक है। अब दोनों केस में क्या हुआ देखो, हम लोग का जो आंसर क्लोजर वैल्यू, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से लो या राइट हैंड साइड से लो, इस फंक्शन का क्लोजर वैल्यू क्या निकल के आया बोल सकते हो? मतलब जैसे ये 6.99 का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 7। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 7। इसको भी क्या बोल सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 7। क्योंकि ये 7.01 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रोक्सीमेटली 7, क्योंकि 7.01 है, क्योंकि ये 9 था तो मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं ना कि अगर मेरा पॉइंट के बाद का डेटा मोर देन 5 या 5 है तो हम लोग ये डिजिट को आगे वाला डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। तो 6 के बाद, सॉरी, बाद वाला डिजिट, तो ये 7 हो गया, ये भी 7, क्योंकि ये 9 था, ये 9 था, और क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 1 है तो ये 7 ले लिया, ठीक है। अगर 3.1 भी लेते तो भी देखो होता 3.1 प्लस 4 करके देखो 7.1, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 7 होता है अगर मुझे पॉइंट हटा के आंसर करना है। इसमें भी अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो ये 7 हो जाएगा, इसमें भी मुझे अगर पॉइंट हटाना है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं? देखो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं, here we can say that 7 is the limit of f of x as x tends to 3। मतलब बोल रहा है कि 7 ही इस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का मतलब ये वाले फंक्शन का बात करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4, मतलब इस फंक्शंस का अगर जो लिमिट है वो 7 तक ही होगा, ठीक है। अगर x टेंड्स टू 3 है, मतलब x का वैल्यू जो है वो अगर 3 के आसपास होता है तो इसका लिमिट 7 तक ही जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 7 तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं फंक्शन का लिमिट। देखो हम अभी ना जो है समझाने का ये कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है, कि अगर मुझे किसी फंक्शन का लिमिट निकालने बोले कि मतलब इसका वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, तो इसका वैल्यू कहाँ तक जा सकता है उसके लिए हमें पहले एक टेंड्स टू वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि हाँ इसका जो इनपुट है वो कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, तो इसका इनपुट का वैल्यू जो है वो 3 तक अप्रोच कर रहा है, लेकिन 3 नहीं है, अप्रोचेस टू 3, 3 के पास जा रहा है लेकिन 3 नहीं है। तो फिर 3 के पास जाने का दो रास्ता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। तो दोनों साइड से हम लोग जब गए तो हम लोगों ने देखा कि मैक्स टू मैक्स हमारा 7 ही निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, हियर वी कैन से दैट 7 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 3। अगर x टेंड्स टू 3 होता है तो इस फंक्शन का लिमिट जो है वो 7 तक जाता है। इसको लिखते कैसे है लिमिट में? ऐसे लिखते हैं LIM, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा फंक्शन x प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू 3, इसको ऐसे साइन दिया जाता है एरो जैसा, इसको x टेंड्स टू 3। पूरा कैसे रीड करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 4 इक्वल 7। ये जो पूरा अभी हम लोगों ने पूरा स्टोरी देखा ना, इसका कंक्लूजन मैथमेटिकली ये निकल के आया, मतलब इसको हम लोग ना इस तरीके से लिख सकते, ठीक है।
इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि इसका मतलब हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x + 4 = 7। मतलब x + 4 एक ऐसा फंक्शन है जिसका जिसका जो इनपुट है वो 3 को अप्रोच कर रहा है। 3 को अप्रोच करने के लिए हम लोग नंबर लाइन से दो तरीके से जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट, और उसमें हम लोग का आंसर जो है वो 7 आता है, चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, 7 के आसपास, जिसका हम लोगों ने देखा कि अप्रोक्सीमेटली करके हमारा 7 आता है। मतलब इस फंक्शन का जो लिमिट है, मतलब जो सीमा है वो 7 तक, ठीक है, जो लिमिट है वो 7 तक, इससे ज्यादा नहीं। तो ये चीज जो है इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट, ठीक है। तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि लिमिट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, लिमिट दो तरीके का होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये ना हमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है कि नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं इसमें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, तो इसमें लिखो वेयर x टेंड्स टू 0 फ्रॉम द 0 नहीं सॉरी a लिखो, ठीक है, ये इन जनरल लिख पा रहे हैं। x टेंड्स टू a फ्रॉम द लेफ्ट साइड that is through values of x less than a, we get LHL of f of x, LHL equal limit x tends to a f of x, ठीक है। ये लिखा हुआ, इसको हम जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना f of x का, उसके साथ मैच करके बताते हैं। बोला है क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब इधर से जब जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, अगर x टेंड्स टू a होता है, मतलब x यानी इनपुट का जो वैल्यू है वो a के तरफ अप्रोच हो रहा है। अब a कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल में देखा 3। फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से अगर हम लोग x का वैल्यू टेंड्स टू a ले रहे हैं, दैट इज थ्रू वैल्यू ऑफ x लेस देन a, वी गेट LHL ऑफ f ऑफ x, LHL इक्वल लिमिट, ये देखो ये क्यों लेस देन बोला है पहले वो समझो। अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, देखो हम लोग का वैल्यू 3 से कम लिया ना हम लोगों ने, 2.9 2.99 2.999, मतलब हम लोगों ने x टेंड्स टू 3 में जो x का वैल्यू है वो हम लोगों ने लेस देन 3 लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने x का वैल्यू जो है लेस देन 3 लिया, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू हम लोगों ने लेस देन 3 लिया, और इधर जब हम लोगों ने लिया तो ग्रेटर देन 3 लिया इधर, ठीक है। वही चीज लिखा है मैंने, देखो जब लेफ्ट हैंड साइड से जाते हो तो क्या होता है, when x tends to a from the left side, लेफ्ट साइड से जब हम लोग x का a के पास जाने वाला वैल्यू ढूंढते हैं, दैट इज थ्रू वैल्यूज ऑफ x लेस देन a हमें मिलता है, वी गेट LHL, तब हमें लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट मिलता है फंक्शन का। तो LHL इक्वल टू क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, ये हो जाता है। ये हम लोग का हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको अगर जो भी मैंने एग्जांपल दी उसके साथ मतलब मैच करना चाहती हूँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा लिमिट, ऐसे लिखेंगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 के पावर में ऐसे माइनस लिखना पड़ेगा x + 4, इसका मतलब ही हो जाएगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, क्योंकि जब भी लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे, क्योंकि हम लोग का जो नंबर लाइन सिस्टम है वो तो कभी चेंज नहीं होता ना, वो तो फिक्स्ड है, बीच में 0, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो जो 3 माइनस का मतलब हो गया 3 से कम होने वाला है, ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तुम लोग को दिया था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर इसको डिफाइन करोगे तो ऐसे x के पावर में ऐसे माइनस लिखने का मतलब, लेकिन -3 नहीं हुआ, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ, इसका मतलब वो नहीं होता, इसका मतलब होता है कि जो x का वैल्यू टेंड्स टू 3 है, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं तो 3 से वो कम ले रहे हैं, ठीक है।
ये होता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। सेम तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड वाला देखते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं RHL। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो वैल्यू लेंगे राइट हैंड साइड से जब लेते हैं तो टेंड्स टू वैल्यू का ज्यादा वैल्यू, जैसे देखो 3.01 या 3.1 तुम लोग जो भी लो, ठीक है, तो वो मोर देन 3 होगा, क्योंकि इधर से जाओगे तो 4 के बाद यहाँ पर जो है 3.9999 3.9 ऐसे करके करते 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 हम लोग 3 तक जाएंगे। मतलब इधर से जाएंगे तो हायर वैल्यू होते होते लोअर में आएगा, इधर से जाएंगे तो लोअर से हायर में जाएगा। तो उसी को समझाने के लिए प्लस और माइनस का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी लिखना है हम लोग को, ए के पावर में माइनस, तभी तो हुआ ना लेफ्ट हैंड। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखो, when x tends to a from the right side, अगर राइट साइड से जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज थ्रू values of x greater than a, तब देखो हम लोग का वैल्यू जो टेंड्स टू वैल्यू है उससे ज्यादा आएगा। देखो ये समझ ही गए होगे, ग्रेटर देन ए, देखो ना 3 से सारे ज्यादा ही वैल्यूज आएंगे, जो क्लोजर वाला हम लोग लेंगे, जितना भी क्लोजर ले लो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। देन ए वी गेट, तब हमें जो लिमिट मिलता है, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं RHL लिमिट, ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, RHL इक्वल लिमिट, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन लिख देंगे और एक्स टेंड्स टू क्या लिखेंगे, ए प्लस, ठीक है, ए के पावर में यहाँ पर प्लस चला जाएगा, मतलब जो टेंड्स टू वैल्यू है वो मोर देन 8 होगा। और इसी को अगर हम लोग अपने जो क्वेश्चन का एग्जांपल लेते उसके साथ बताना चाहें तो सिंपल ऐसे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिख दो, ऐसे हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 था, अब अगर हम लोग किधर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो 3 प्लस होगा, 3 से ज्यादा वैल्यू लेके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर फंक्शन जो था वो लिख देंगे, यानी x प्लस, ठीक है, x प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब, और ये हम लोग का हो गया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मतलब, कि राइट हैंड साइड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, if RHL, पहले LHL, if LHL एंड RHL, मतलब जो अभी सीखा तुम लोगों ने, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन का, एज x टेंड्स टू a, मतलब कोई एक फंक्शन था जिसका इनपुट जो है x के a के आसपास है, x फॉर द इनपुट जो कि a के आसपास है, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ exist and are equal, then the limit of f of x as x tends to a exist, बताते हैं, and क्या होगा, लिमिट x tends to a minus f of x equal limit x tends to a plus f of x equal limit x tends to a f of x, बता रहे क्या ये नहीं। देखो अभी LHL और RHL ये दोनों ही मैंने तुम लोग को समझा दिया। अब बोल रहा है कि LHL एंड RHL ऑफ f ऑफ x, मतलब अगर हम लोग किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट अगर निकालते हैं, जैसे कि हम लोगों ने f ऑफ x इक्वल ये जो फंक्शन लिया था x प्लस 4, इसका ये वाला क्या है, इधर ये जो है ये हम लोग का है
लेफ्ट हैंड साइड जो है लिमिट है, और ये हम लोग का राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों लिमिट निकाला। एज एक्स टेंड्स टू ए, उसमें हम लोग का था एक्स टेंड्स टू 3, प्रैक्टिकली बोथ एग्जिस्ट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट तब करेगा एंड आर इक्वल, और ये इक्वल अगर होता है, बोथ एग्जिस्ट तभी बोलेंगे अगर दोनों इक्वल होता है, देन द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट। अच्छा, तो यहाँ पर फिर देखो डेफिनेशन इस तरीके से बोला है। देखो यहाँ पर बोला है इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए बोथ एग्जिस्ट, ये दोनों चीज एग्जिस्ट करना चाहिए, एल एच एल और आर एच एल, ये दोनों चीज हमारा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर एंड आर इक्वल, और एल एच एल और आर एच एल जो है वो इक्वल होना चाहिए, देन द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उसके बाद जो फंक्शन है उसका जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू ए वाला जो फंक्शन है उसका लिमिट को हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो यानी क्या होना चाहिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए टू द पावर -1, मतलब ए माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू, लिमिट एफ ऑफ एक्स ए प्लस मतलब राइट हैंड साइड वाला, ये दोनों अगर इक्वल होगा तो बोलेंगे ये फंक्शन हम लोग का एक्स टेंड्स टू ए के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसके लिए हमें उसका एल एच एल आर एच एल चेक करना चाहिए, दोनों का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो भी इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला देखो ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका एल एच एल से भी जाओ तो 7 आता है, आर एच एल से भी जाओ तो 7 आता है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यही होता है। हमें ये फाइंड आउट करने के लिए देता है कि बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, इफ LHL and RHL of f of x as x tends to a both exist and are unequal, मतलब दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है लेकिन अनइक्वल है। अगर इक्वल नहीं आ रहा देन द लिमिट ऑफ फंक्शन, तो हम लोग फंक्शन का लिमिट नहीं निकाल पाएंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर बोलना पड़ेगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीधा बात है अगर एल एच एल आर एच एल बराबर ना आए तो फिर हम लोग ये बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो एक मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, देन द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम लोग का ऐसा आ जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स अगर नॉट इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस हो जाता है एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग इससे बोलेंगे कि लिमिट हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता है उस फंक्शन के लिए, लेकिन अगर इक्वल हुआ तो फिर हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है उस फंक्शन। ठीक है, बस अभी हमें इतना सा ही समझना है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या होगा ना, कुछ हमें फंक्शन, ये देखो थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ में आया ही होगा कि लिमिट क्या है। अब यहाँ पर देखो यहाँ अपने हिसाब से बोला हुआ है, कुछ फॉर्मूला होता है लिमिट का, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ज्यादा दिमाग लगा के रटने का जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का जो है ये फॉर्मूला बेस्ड ही है चैप्टर। ठीक है, तो देखो क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, हम तुम लोग को यहाँ से दिखाते हैं, तुम लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या बोला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एल एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स एन। अच्छा ठीक है, ये प्रूफ के लिए दिया है, हमें ना इतना प्रूफ नहीं चाहिए, हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, जस्ट इतना सा। ये देखो अगर मेरा कोई ऐसे लिमिट दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ये मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो मुझे इसका लिमिट का फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमें क्या करना है, लिमिट जो है अगर जैसे प्लस फॉर्म में दो फंक्शन, माइनस फॉर्म में दो फंक्शन, डिवाइड फॉर्म में या मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, जैसे कि देखो माइनस फॉर्म में सेम चीज, देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं तुम लोग को दिख जाएगा, ये देखो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, तो देखो सभी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और सभी फंक्शन में क्या है
यहाँ पर ये एफ ना अंदर ही होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स, ये देखो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। तो सभी में ये प्लस में प्लस जो है डिस्ट्रीब्यूट, लिमिट जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, और बीच में जो साइन रहेगा उसका यूज करना है डिस्ट्रीब्यूट करके, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए। ये इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको समझने का जरूरत नहीं, बस इतना करने से होगा जितना हम बोल रहे हैं, ठीक है। लिमिट ये तुम लोग को क्या करना है ना, अपनी कॉपी में लिखना है जरूर, ठीक है, अपने कॉपी में लिखना है, लिखने से तभी याद रहेगा, अगर सिर्फ यहाँ पर देखोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है, हम लिखवा दें, लिखना जरूरी है, नहीं तो याद नहीं होगा। यूजफुल रूल्स, देखो ये फटाफट लिखाते हैं ताकि लिखने का भी तुम लोग को प्रैक्टिस होगा कि कैसे करके लिमिट को लिखा जाता है। अगर ऐसे दिया हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या करना है, कुछ नहीं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। क्या ये सब फॉर्मूला है? हाँ फॉर्मूला है, याद रखना है, ये देखो याद हो जाएगा, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। सेम तरीके से अगर ये माइनस में मिल जाता हमें ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो क्या करते, सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते, साइन बीच में चेंज प्लस होगा। के, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कुछ बोल रहे हो, बोलो। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, लिमिट अगर ऐसे दिया हुआ एक्स टेंड्स टू ए, देखो टेंड्स टू के बिना लिमिट नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ, वहाँ काफी सारा चीजें तो तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स लिमिट मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे वहां पर प्लस था प्लस लगाया, माइनस था माइनस लगाया, इंटू है इंटू लगाया, एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ, ठीक है। अच्छा फोर्थ नंबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड, तो डिवाइड को हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, जी ऑफ एक्स, इसको कैसे लिख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर अब डिवाइड यहाँ ऐसे भी दे सकते हो या फिर ऐसे स्लैश लगा के भी कर सकते हो, ऐसे स्लैश लगा के पास में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड दिया है, ठीक है, वो बता दे रहे हैं, ये मैंने डिवाइड दिया है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तुम्हें। अब यहाँ पर हो गया जी ऑफ एक्स, डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देना है, तो हाँ फॉर्मूला तो चार पढ़ा, लेकिन देखो कितना आसान है, उतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। फिफ्थ नंबर में अगर ऐसा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ पर दिया हुआ है सी, ठीक है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, फंक्शन जैसे यहाँ दिया हुआ था सी, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर इक्वल सी ही होगा, इसका आंसर सी होगा, वेयर सी इज कांस्टेंट। क्यों ऐसा होगा, देखो सिंपल सा बात है, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर मैंने दे दिया 5, ठीक है। अब इसका मतलब एक्स का वैल्यू अप्रोच कर रहा है 4 तक, ठीक है, मानते हैं, लेकिन एक्स को अप्लाई करने के लिए फंक्शन में जगह कहाँ है, जगह तो है नहीं, जैसे हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो फंक्शन से ही तो लिमिट आया ना, फंक्शन के फंक्शन सीखा, फिर फंक्शन का अगर लिमिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब ये एक्स का वैल्यू अप्लाई कहाँ करें, कहीं तो अप्लाई करने को मिलेगा नहीं, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 5, सीधा सीधा। अगर ऐसा चीज आ गया एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन, तो सीधा तुम लोग को ये वैल्यू लिख देना है, ठीक है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। तो ये सी कांस्टेंट है, अगर ऐसा होता है तो कांस्टेंट ही लिखना है, क्यों, क्योंकि हम लोग वैल्यूज को कहाँ लगाए, वैल्यू लगाने का तो जगह है नहीं, उसके लिए एक्स होना चाहिए, ये जस्ट लाइक कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम कर। फिर 6 नंबर पे देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
अब मान लो सी तो है लेकिन उसके साथ एक फंक्शन भी है, मतलब कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन है, तो उसमें हमें क्या करना है, अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो फिर फंक्शन पे तो हमें लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। बाहर का मतलब हो गया इधर सी हो जाएगा, बाकी सभी डेटा को ऐसे लिखना है, मतलब फंक्शन के साथ लिमिट को इस तरीके से लगा देना है। तो इसका देखो कैसा कंसेप्ट है, मतलब फॉर्मूला कैसे है, अगर मेरा कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो हमें पता है कि लिमिट जो है वो कांस्टेंट पे तो अप्लाई होगा नहीं, फंक्शन पे अप्लाई होगा, तो इनटू है। अब देखो इनटू अप्रोच में भी तुम लोग कर सकते हो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स ऑफ ए सी, अभी मैंने इनटू दिखाया, इनटू लिमिट एक्स ऑफ ए एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसका वैल्यू तो मेरा सी आ जाएगा, तो इसीलिए फॉर्मूला ऐसे बना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, कोई तुम लोग को प्रूफ तो नहीं पूछेगा, लेकिन हम बता रहे कि ये फॉर्मूले में सी बाहर क्यों आ गया, क्योंकि देखो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि लिमिट पे मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई होके दो चीज लिख देना है, वैसे फंक्शन होता है तो ही लिखना है, फिर भी मैंने कांस्टेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये तो हमें पता है इसका आंसर, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कांस्टेंट आएगा, सी आएगा। ठीक है, अगर सी मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने लिखा है कि फॉर्मूले में जहां भी सी रहेगा उसको हमें कांस्टेंट मानना है, तो c इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अब इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, बाकी लिमिट के साथ फंक्शन हमारा जितना है वो लिख देना। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह है बोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा, फंक्शन ऐसे, ये एफ जो है यहाँ आ जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। ये मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा देख रहे हैं, हाँ एफ ऑफ, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स। ठीक है, तो बाहर एक एफ चला जाएगा और अंदर हम लोग का एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, एफ ऑफ एक्स जो है ये हम लोग का इस तरीके से, जैसे देखो इसका एक एग्जांपल दे, जैसे मान लो ऐसे, जैसे मान लो ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू 4 इंटू, नहीं ये एग्जांपल जो दे रहे हैं ये तो इस पे एप्लीकेबल हो जाए, छोड़ो इस पे एप्लीकेबल तो मैंने करके दिखाया दूसरे एग्जाम्पल से। ये वाला देखो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर दिया है एफ बाहर है और यहाँ पर दिया है एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से दिया है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल कैसे ले, ऐसे ले सकते हैं, देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लॉग, लॉग जो है वो बाहर चला जाएगा जैसे लॉग। ठीक है, ये जैसे, फिर इनटू यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अब ये बाकी फंक्शन आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 3, ये जो है इसका एग्जाम्पल बोल सकते हो। बाकी देखो ये समझ में आ जाएगा, नो इश्यूज, जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा कि कितना हमें जरूरत है। ठीक है, कितना डेप्थ में जाने का जरूरत है, बाकी फॉर्मूला तो पूरा ही हमें एक बार देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5 6 7 8 नंबर वाला क्या है, हाँ ये वाला देखो, बोला है कि लिमिट 1/x, लिमिट x टेंड्स टू देखो 0 प्लस 1/x, लिमिट h टेंड्स टू 0, वो h लिख दिया है, x लिखने से भी होगा 1/h, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, infinity is very very large number called infinity, thus limit x tends to 0 plus 1/x does not exist। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब हो गया कि
हम लोग राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, और 0 माइनस का मतलब हो जाएगा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, ठीक है। तो एक में हमारा आंसर प्लस इंफिनिटी आएगा, एक में हमारा माइनस इंफिनिटी आएगा। और क्योंकि ऐसा आ रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला रहने दो, ये हम लोग कोई क्वेश्चन से देखेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे करके इसका यूज करना है। तो इसका मतलब लिमिट ये ना एक्चुअली प्लस नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ, ये माइनस होगा। मतलब अगर हम लोग कोई लिमिट देख रहे हैं, देखो हम लिखवा देते हैं, ये भी लिखवा देते हैं ऐसे, लिमिट सही कर देते, वहां गलत लिखा हुआ है, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x। अब ये इंफिनिटी क्यों आया, प्लस इंफिनिटी क्यों आया बताते हैं। क्योंकि मैंने x का वैल्यू क्या लिखा है, 0 प्लस में लिखा है। अब 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये प्लस साइड में आ रहा है क्योंकि ये प्लस से दिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, 1/x। अब यहाँ पर इसको निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। अब ये माइनस वाला दे रहा है, ये प्लस वाला, वैसे ये माइनस वाला दे रहा है, तो फिर भी 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा अगर हो रहा है क्योंकि इंफिनिटी जो है वो काफी लार्ज नंबर है और ये इंफिनिटी है, इसीलिए क्योंकि इसका कोई वैल्यू होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो मैंने तुम लोग को बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से देखते हैं, और अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब रहा बात, ये तो देखो ओवरव्यू दिया समझाने के लिए कि लिमिट क्या है, उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखवाए हैं जो कि है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि इसका ना कुछ मेथड्स होता है, जैसे एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि हम लोग वैल्यू को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि ये सब क्या है, ये फाइंड लिमिट, ठीक है, फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब ये कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें बोल रहा है कि पहले लिमिट के वैल्यू में 1 को डायरेक्टली लगा के देखो, जो टेंड्स टू वैल्यू, पता है हमें कि वो 1 नहीं होता है, 1 के आसपास होता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहा है कि डायरेक्टली जो टेंड्स टू वाला वैल्यू है वो लगा के देखो, अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसको लगा के आंसर निकाल देना चाहिए। ये देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होगा, देख सकते हो, ठीक है, वो करवाएंगे। पहले हम ये वाला बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, हमें सिंपल ट्राई करके देखना है कि अगर हम लोग 1 लिख देते हैं तो क्या मेरा नीचे 0 आ रहा है, ठीक है। देखो नीचे 0 आने से प्रॉब्लम है क्योंकि उसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, ऊपर आने से कोई प्रॉब्लम, 0 बाई यहाँ पर कोई नंबर आ गया तो आंसर 0 आता है। लेकिन समथिंग डिवाइडेड बाय 0 वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ तो सब्स्टिट्यूट मेथड से हम लोग लिमिट का आंसर नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर देखो, अब तुम लोग बोलोगे फिर ये डिवाइड वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ये जो डिवाइड वाला है, हाँ लगा सकते हो, लेकिन बिना लगाए भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये तुम लोग का 11-12 मैथ होता तो हम बोलते कि हाँ पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि लिखने पे नंबर होगा, लेकिन एमसीक्यू के लिए लिखना जरूरी नहीं है। फिर भी मैंने मेथड फॉर्मूला लिखवाया तो एक बार तुम लोग को दिखा देते हैं। ऐसे कर दिया, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ठीक है। अब इसमें इसके बाद इसमें प्लस माइनस का भी लग जाएगा, मतलब अगर पूरा देखें ना, जैसे कोई 11-12 में किसी का मैथ्स रहता है तो उनको इसी तरीके से करना, x टेंड्स टू 1, फिर लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर माइनस ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा, फिर ऐसे लिखेंगे, ये एक ही में दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हमें करना नहीं है क्योंकि हमारे लिए टाइम जो है वो काफी मायने रखेगा, क्योंकि इसके लिए हमें कौन सा 5 नंबर मिलने वाला है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पर हो गया 7। हम फॉर्मूला जो लिखे उसका भी एप्लीकेशन बताएंगे, लेकिन बिना फॉर्मूले के ही होगा क्वेश्चन।
मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब जो नहीं होगा उसका बात अलग है। अब 2x का स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर रख देंगे, x का स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर x हो गया, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये 1, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली पुट करना है, x का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू यहाँ पर 1, ठीक है, फिर प्लस ये 7 7 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो पुट करने का कोई जगह है नहीं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 5 प्लस 7, फिर यहाँ पर 2 प्लस 3 माइनस, मतलब ये हो गया 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 5, ये हो गया मेरा 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, 3/4। लेकिन इतना ना हमें करने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग को सीधा देखना है कि यहाँ पर पुट करने से हमारा 0/0 या फिर समथिंग बाई 0 आ रहा है कि नहीं। चेक क्या करना है, देखो चेक क्या करना है, हम लिख देते हैं। चेक ये करना है कि दो चीज नहीं आना चाहिए, समथिंग बाई 0 और सेकेंड 0/0। अगर ये दोनों चीज नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा x की जगह पे ये वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर तुम लोग यहाँ डायरेक्टली पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7, फिर 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 5 3, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, ये एक ही लाइन में आंसर निकलेगा, एमसीक्यू के लिए इतना काफी है। लेकिन अब इतना सारा फॉर्मूला लिख पाया, फिर उसका क्या काम, तो ये देखो इस तरीके से होता है, जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमें ऐसे करके दिखाना कोई जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ 3/4 निकालने से मतलब होता है, ठीक है। अब इस तरीके से हम तुम लोग को और एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बताना, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1, x का स्क्वायर -3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस 5, इसका तुम लोग को आंसर निकालना है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड से होगा कि नहीं, उसका एक ही तरीका है समझने का, कि तुम लोग 1 को डायरेक्टली पुट करके देखोगे, अगर मेरा 0 समथिंग बाई 0 या 0/0 नहीं आ रहा है तो प्रोसीड करके आंसर लिखोगे। तो मुझे बता सकते हो कितना आंसर आ रहा है। यहाँ 1 लिख के कितना आ रहा है नहीं बता सकते, डायरेक्टली तो 1 लिखना है। मैम 0/4 नहीं, हाँ 4 नहीं, 6, 6 0/6। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये हो गया 1 -3 प्लस 2, और ये हो गया 1 प्लस 5, मतलब 0/6, यानी कि आंसर 0, ये चलेगा। 0/6 जो है वो तो डिफाइंड होता है मैथ्स में, तो ये चलेगा। लेकिन ये दोनों अभी तक अनडिफाइंड है, ठीक है, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है कि कोई बता दे समथिंग बाई 0 या 0/0 क्या होगा, ये अनडिफाइंड ही रह गया। बट 0/6 जो है वो 0 होगा। तो देखो, अब तुम लोग सोच रहे हो इतना कुछ मैंने बता दिया तो मैंने कुछ टफ बता दिया, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे कि 1 से 2 मार्क्स के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा अगर नहीं बता के डायरेक्ट बोलेंगे ये लिमिट है इसमें वैल्यू पुट करो, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर आसान है, मार्क्स कैरी करने के लिए चैप्टर आसान है। ऐसा कोई चैप्टर है नहीं कि तुम लोग को बहुत ज्यादा 11 12 के जैसे पूछ लेगा, ऐसा बात कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर और एक क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो तुम लोग खुद बताओगे मुझे। देखो, हमें क्वेश्चन दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा x का स्क्वायर -3x प्लस 2 और x -1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब होता है कि डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देना, जो टेंड्स टू वाला वैल्यू है। लेकिन उससे अगर समथिंग बाई 0 0/0 आ रहा है तो उस मेथड से नहीं होगा, तब हमें कुछ ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन है ऐसे -2 -1 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। अब तुम लोग को बताना है कि सब्स्टिट्यूट मेथड से हो रहा है या नहीं।
वो सब्स्टिट्यूट मेथड से हो रहा है कि नहीं? मैम नहीं होगा, 0/0 हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, 0/0 हो रहा है, क्योंकि देख लो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, यहाँ पर 1 - 1, ठीक है। जीरो नीचे आने से ही नहीं होगा, पहला बात है। ऊपर कुछ भी आ जाए, ऊपर कुछ भी आ जाए, वैसे ही यहाँ पर भी ऊपर 0 आ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन नीचे अगर 0 आ रहा है तो फिर ये सब्स्टिट्यूट मेथड से नहीं। तब हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? सिंपल है कि हम लोग जो फंक्शन है उसको, उसका फैक्टर निकालेंगे। अच्छा वो कैसे पॉसिबल है? तुम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हो, वही करना है तुम लोग को। तो x का स्क्वायर -3x + 2 का अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे, जो कि अलजेब्रा में सभी ने सीखा होगा बचपन में, तो उसका कितना आंसर आएगा? तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, 2 और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 2 × 1 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। फिर हमें 2 का एलसीएम करना पड़ता है, 2 × 1 = 2। अब ये 2 और 1 को लेके हमें 3 जो है वो फाइंड आउट करना है, कि 2 और 1 को लेके कैसे हम लोग 3 फाइंड आउट करें। तो 2 + 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस जैसे वैसे रहे, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, काफी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, सीधा बात है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब तुम लोग जैसे बचपन में सीखे हो वैसे ही करो, मेरा वाला करना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसा आदत है वैसा ही करो, सही बनेगा। -2x - x ना मैम, क्योंकि ये स्टूडेंट ऑफ द डिमांडेड बाय द x - 2 आएगा और x - 1। तो इसके जगह अब तुम लोग लिखो, लिमिट जैसा है वैसा रहेगा। ये जो है इसके जगह लिखो x - 2 और x - 1, ठीक है, और नीचे x माइनस। अब क्या होगा, x - 1 और x - 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था ना 0/0 का, वो हट जाएगा। ये देखो x - 2 हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, अब सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो कुछ नीचे तो 1 है ना, कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। अब 1 में तो कुछ पुट होगा नहीं। अब ये तो कंफर्म है नीचे 0 नहीं आएगा, और नीचे 0 नहीं आएगा तो 0/0 भी नहीं होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस पुट करेंगे, तो 1 - 2 हो गया -1, ये आंसर हो जाएगा। और इसका देखो ऑप्शन हमें दिया हुआ ये वाला। तो सिंपल है, देखो तुम लोग पहले वैल्यू पुट करके देखोगे, तुम लोग के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ करना है नहीं। तुम लोग पहले वैल्यू पुट करके देखना, अगर तुम लोग का अनडिफाइंड सिचुएशन अराइज हो रहा है तो उस केस में तुम लोग फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो। इसके अलावा भी मेथड होता है, तो एक तो मैंने बताया तुम लोग को फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा चलो, और इस पे एक और एग्जाम्पल देते हैं। और क्या एग्जाम्पल? हाँ ये वाला, ये लास्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2, लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू -3, ठीक है। ये 3 टू दी पावर माइनस नहीं है, x का वैल्यू मैंने लिखा है -3, टेंड्स टू -3। और यहाँ पर फंक्शंस जो है वो x + 3 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर +4x + 3 ऐसे दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये सब एमसीक्यू में आता है, इसीलिए देखो हम ऑप्शन के साथ ही -2/5 और 1/2 और डी 0, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग ट्राई करो कि सब्स्टिट्यूट करके होता है कि नहीं। अगर सब्स्टिट्यूट करके हो गया तो सबसे अच्छा है, फटाफट पुट करो, आंसर निकालो। नहीं हुआ तो फिर फैक्टराइजेशन में जाना पड़े। तो देखो सब्स्टिट्यूट करके होता है कि नहीं, नहीं हुआ तो फैक्टराइजेशन करो, फिर मुझे आंसर करो। देखो ऊपर का तो 0 आ रहा है, लेकिन नीचे 0 आ रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए, ठीक है, नीचे 0 आ रहा है कि नहीं वो मेन है। -15। हाँ, बोलो। नीचे 0 नहीं आ रहा है, 0 आना चाहिए। ये देखो -3 का स्क्वायर +4 × -3 + 3, 9 - 12 + 3, तो 12 - 12 0 हो गया, तो नीचे 0 आ गया, तो सब्स्टिट्यूट मेथड से नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन कौन से फंक्शन का करोगे, जो हमारे डिनोमिनेटर में है उसका करना पड़ेगा। और ऊपर वाला जो है मतलब न्यूमरेटर जो है वो तो ऑलरेडी फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो x का स्क्वायर +4x + 3 इसका फैक्टराइजेशन
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3+1 लिखो, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 1। ठीक है, अब पुट करो x प्लस 3 x प्लस 3 और x प्लस 1। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट, 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब देखो हम स्टेप वाइज करके इसीलिए दिखा रहे क्योंकि तुम लोग मतलब हम तो पहली बार ही करवा रहे हैं ना, तो फिर हम स्टेप वाइज करके दिखा रहे, किसी को कोई इश्यू ना हो। बाकी देखो जिन्होंने पहले कभी किया है उनको पता है कैसे होगा। और ये जो लिमिट है इसमें सारे स्टेप्स हमें दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो लिख के नहीं करना है ना, हमारा तो एमसीक्यू है, जितना शॉर्टकट में करोगे उतना अच्छा है। -3+1 तो ये हो गया 1/-2। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हो गया -½ देखो कौन से ऑप्शन के साथ जाते हैं, -½ मतलब ऑप्शन है। आसान है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली प्योरली मैथमेटिकल चैप्टर है, तो बाकी सारे चैप्टर की तरह नहीं होगा, लेकिन अब जो है सिलेबस में वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना भी ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ना आसान ही है, पड़ेगा। 11th 12th से पता नहीं। 11th 12th में नहीं किया था? यस मैम। बात कट जा रहा है। 11th 12th में नहीं किए थे ये बोल रहे हो? हाँ नहीं मैम, बोल रहे थे आसान है, 11th 12th से बहुत आसान है अभी का मैथ। हाँ हाँ, 11th 12th से तो आसान है, उसमें तो पूरा साइंटिफिक रहता है ना, यहाँ पर कॉमर्शियल ज्यादा है। ठीक है, ये एक साइंटिफिक है और एक जो है साइंस, प्योर साइंस जो है डिफरेंशिएशन वगैरह है। ठीक है, हाँ उससे काफी आसान है, इसीलिए पहले अगर किसी ने लिमिट किया है तो ये डिफरेंशिएशन, तो कुछ है नहीं। इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन भी है, तो ये वैसे आसान ही होगा। लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे हो, कभी नहीं किया, उनको ऐसे लगेगा कि हाँ प्योरली मैथमेटिक्स इतना फॉर्मूला, लेकिन देखो ना उतना फॉर्मूले का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में लिख के भी दिखाना नहीं है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी नहीं होगा। जहां पर थोड़ा थोड़ा जैसा अप्लाई करना है वैसा एटलीस्ट आने से कर पाओगे, इतना हम बोल सकते हैं, अगर थोड़ा सा कोशिश करो। अगर बोलोगे नहीं करना ही नहीं है, छोड़ देंगे इतना सारा फॉर्मूला, लेकिन देखो ना जो भी क्वेश्चन किया हमें, हम लोगों ने कितना फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला तो कुछ लगाया नहीं। और मिडिल टर्म का बात रहा, वो तो हम लोग देखो बचपन से करते हैं, उसका थोड़ा हैबिट हुआ। तो अगर आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टफ आया तो बात अलग है, बहुत टफ नहीं आता है ना, तो यहाँ पर वो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फंक्शन भी नहीं रहता है जैसे साइंस में रहता है, साइन कॉट टैन ये सब नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार जरूर देखो, देखने से और भी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, लिमिट भी पढ़ना है और कंटिन्यूटी बोल के एक टॉपिक होता है वो भी इसके साथ पढ़ना। ठीक है, फिर आज इतना ही। बायोमेट्रिक।